चलो, लास्ट क्लास में लोग कवर कर रहे थे रदरफोर्ड मॉडल को। इसके जितने पोस्टुलेट्स उसको हम कवर कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे ड्रॉबैक क्या क्या है इस मॉडल में। ड्रॉबैक क्या क्या है ध्यान में। इसमें अगर हम ड्रॉबैक का बात कर रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट ड्रॉबैक है, इसका जो मेन ड्रॉबैक वो क्या होता है। तो जब रदरफोर्ड मॉडल जब वो दे रहा था उसके कॉन्टेम्पररी उस टाइम में आपके पास एक मैक्सवेल अपनी थ्योरी दिया था। मैक्सवेल, ठीक है। तो मैक्सवेल मैक्सवेल क्या बोला था, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होगा, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट था कि चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक्सेलरेट करते हो, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन शो करेगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है, उसमें अगर एक्सेलरेशन आएगा तो उसका एनर्जी डिक्रीज करेगा, यानी वो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा एनर्जी। चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन, ठीक है, लूजेस loses its energy in form of रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन रेडिएशन के फॉर्म में, यानी फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को लूज करता है। फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब आप लोग ये क्लियर है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चलो, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल, ठीक। इलेक्ट्रॉन से चार्ज पार्टिकल है और आपको पता है कि जो सर्कुलर मोशन होता है, तो सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन अगर आपका स्पीड अगर कांस्टेंट होगा भी ना, अगर आपका स्पीड कांस्टेंट होगा तब भी क्या होता है, आपके पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होता जाता है। तो हम लोग को एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और आपसे कोई पूछेगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक। आपको पता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होता है चलो, जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है चलो, तो जो वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेलोसिटी को चेंज करने का दो तरीका होगा, यानी वेलोसिटी के पास अपना एक डायरेक्शन होगा और एक अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अपना एक मैग्नीट्यूड होगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो अगर वेलोसिटी को हम चेंज करना है तो या तो दोनों चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे तो डायरेक्शन चेंज करे, ठीक है, या तो डायरेक्शन कांस्टेंट हो आपका मैग्नीट्यूड चेंज करे। तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटी है, तीन तरीके से आपका वेलोसिटी चेंज हो सकता है। और बात करते हैं आपका सर्कुलर मोशन का, तो सर्कुलर मोशन में देखते हो कि पार्टिकल का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, पार्टिकल डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका स्पीड अगर कांस्टेंट भी होगा ना, अगर स्पीड आपका कांस्टेंट भी होगा तो आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन इसमें चेंज हो रहा है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि अगर पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है। बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आपका स्पीड कांस्टेंट होगा तब भी क्या होगा, उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह क्या बोलेंगे लोग, सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यानी अब ध्यान देना, अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है, हम लोग जो जूम करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी उसका मोशन कैसा, एक्सेलरेटेड है। अगर एक्सेलरेटेड होगा तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, मैक्सवेल क्या बोला था कि अगर चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन शो करेगा, उसका एनर्जी लूज करेगा और एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन का मोशन चूंकि सर्कुलर है, तो सर्कुलर मतलब क्या, एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होगा अपने एनर्जी को क्या करेगा, यूज एनर्जी, यूज एनर्जी, एनर्जी यूज करना चाहिए। ठीक है। तो मैक्सवेल का थ्योरी सही था, मतलब मैक्सवेल अपने इसको प्रूव कर चुका था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करेगा तो एनर्जी क्या होगा, लूज करेगा। लूज करेगा कैसे, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन आपका लूज करने वाला है। ठीक है। तो हम लोग क्या सीख चुके हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा तो एनर्जी को लूज करना चाहिए। एनर्जी लूज करेगा तो होगा क्या कि अगर आप देखोगे तो आपका अगर आपका एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये है न्यूक्लियस, उसके यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन सभी है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है न्यूक्लियस कर रहा हूँ, तो अगर एनर्जी लूज करते चला जाएगा ना, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये अपना डिस्टेंस घटाते चला जाएगा। यानी इसका जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा न्यूक्लियस से। यानी इस तरह का पाथ फॉलो करना चाहिए पड़ेगा, एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। और ऐसा करते 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 इसका एनर्जी लूज करते जाएगा, लूज करते चला जाएगा, तो क्या होगा, ये अपने आप को न्यूक्लियस से पास करते चला जाएगा। और फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस से मर्ज हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर मर्ज हो जाएगा। यानी आपका जो स्पेस होता है एटम का, तो एटम का स्पेस हम क्या बोले हैं कि एटम का स्पेस काफी लार्ज होता है, उसमें न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। तो विद इन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका जो एटम का पूरा स्पेस है वो न्यूक्लियस के अंदर अंदर समा जाएगा, मतलब उसके अंदर जाके कॉम्प्रेस कर जाएगा। या समझो कि अभी आपको एटम इतना बड़ा दिख रहा है, ये खुद को न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा देगा, यानी यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है। यानी छोटा सा एरिया बन जाए, छोटा सा स्पेस में चला जाएगा पूरा सिस्टम। और इस पूरे प्रोसेस को होने में अगर कैलकुलेशन करके देखा गया है, तो कैलकुलेशन करके देखा गया तो इस पूरे को प्रोसेस होने में आपको लगता है आपको लगता है 10⁻⁸ यानी इसका मतलब क्या है, 10⁻⁸ के अंदर में आपका एक बड़ा स्पेस छोटे स्पेस में चला जाएगा। बड़ा स्पेस बोलने का मतलब, इसको अगर आपको कंपेयर करके हम समझाएं, तो आपका जो एक एटम को अगर मान लेते हैं कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है, ठीक है, या मान लेते हैं क्रिकेट का फील्ड है, क्रिकेट का स्टेडियम है, उतना बड़ा अगर एटम होगा तो न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, तो न्यूक्लियस का साइज होगा छोटा बॉल की तरह, एक छोटा क्रिकेट क्रिकेट बॉल की तरह न्यूक्लियस होगा। विद इन 10⁻⁸ में क्या होगा, पूरा का पूरा जो स्टेडियम है वो छोटे से बॉल के अंदर चला जाएगा। ये ऐसा हो रहा है, होने वाला है। तो ये ऐसा होने वाला है, एक कौन बोला, मैक्सवेल बोला। और मैक्सवेल का जो हाइपोथेसिस था, जो उसका जो लॉजिक था वो करेक्ट था, तो वो अपनी जगह सही था, उसको प्रूफ कर चुका था। ठीक है। तो इसका मतलब है 10⁻⁸ के अंदर, 10⁻⁸ अंदर आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। यानी आप जितना भी सिस्टम आप सामने देखते हो, चाहे टेबल है, चाहे टीवी हो, ठीक है, चाहे हम लोग पेन से यूज करें, चाहे हम लोग बस कॉपी हो, किताब हो, सारा किससे बना हुआ, एटम से बना हुआ है। तो अगर मैक्सवेल की थ्योरी को सही हम लोग मानते हैं, तो हमारा जो भी सिस्टम एटम से बना हुआ है वो क्या होगा, वो क्लास करके छोटा बन जाना चाहिए। यानी जिस टेबल पर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो टेबल क्या होना चाहिए था, विद इन 9 सेकंड खत्म हो जाना चाहिए था, क्लास करके छोटे से एक्सपेरिमेंट चला जाना चाहिए था। यानी एटम का सिस्टम क्या है, अनस्टेबल होना चाहिए था। बट ऐसा होता है क्या, नहीं। मैक्सवेल का थ्योरी सही था, ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है। यानी हम क्या बोलते हैं कि ऐसा मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या था कि आपका जो एटम है, एटम अनस्टेबल होना चाहिए था। एटम क्या होना चाहिए था, अनस्टेबल होना चाहिए। ठीक। बट ऐसा होता है क्या, नहीं होता। ठीक है। इन रियलिटी क्या होता है, इन रियलिटी क्या होता है, इन रियलिटी क्या होता है, चलो, आपका एटम इज क्वाइट स्टेबल, एटम इज क्वाइट स्टेबल, एटम काफी स्टेबल होता है। ठीक है। एटम इज स्टेबल। तो रदरफोर्ड इस पर स्पेंड नहीं कर पाया, ऐसा क्यों होता है, एटम स्टेबल है, यानी एटम स्टेबल है, इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एटम स्टेबल क्यों है, जबकि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अनस्टेबल होना चाहिए था, एटम स्टेबल क्यों है, इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाता। रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन इट, कैन नॉट एक्सप्लेन इट, क्योंकि रदरफोर्ड को पता था कि मैक्सवेल तो सही बोल रहा है, बट एटम में एक क्यों नहीं फॉलो हो रहा है, एटम के अंदर ये जो
मैक्सवेल का जो भी बात था वो एटम के अंदर आखिर क्यों वायलेट कर रहा था ऐसे, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था। पहला चीज ये था, ठीक है। ये पहला आपका जो हाइपोथेसिस है ये होगा। दूसरे तो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, जो हमने बात की है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल the electron loses energy continuously in the form of electromagnetic radiation. As a result of this, electron should loses its energy at every turn and move closer to the nucleus following a spiral path. The ultimate result will be that it will fall into the nucleus, thereby making the atom unstable. ठीक है, ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पहला आपका ड्रॉबैक हुआ। इसमें क्या है ना, अगर मैक्सवेल सही था, अगर मैक्सवेल सही था तो उसमें एक और चीज हो सकता था। एक और क्या हो सकता होगा मेरा, ध्यान है ना, कि अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज करेगा सर्कुलर मोशन में, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनर्जी सर्कुलर मोशन में, if 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 electron loses energy continuously continuously, ठीक है, मतलब स्पाइरल पाथ में अगर जा रहा है तो अगर इसका एनर्जी कॉन्टिन्यूसली लूज करेगा, तो कॉन्टिन्यूसली लूज करेगा तो इसका फोटो निकलना स्टार्ट करेगा। तो इसमें हर मोमेंट पे क्या होगा, हर मोमेंट पे क्या होगा, फोटो निकलेगा। तो हर मोमेंट पे आपके पास क्या होगा, फोटो निकलेगा। तो फोटो का अपना एक फ्रिक्वेंसी होगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस कंटिन्यूस है, तो जो फ्रीक्वेंसी आपको निकलेगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यूज है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, वो भी क्या होगा, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी अगर जैसे बोलते हैं ना आपका रियल नंबर लाइन में क्या होता है कि आप बोलोगे कि 1 से 2 के बीच में कितना नंबर पॉसिबल है, तो 1 से 2 में इनफाइट नंबर पॉसिबल है, 1.1 1.1 से भी छोटा हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से दो नंबर के बीच में हर आप आपका जो वैल्यूज है कॉन्टिन्यूस हो सकता है, तो इस तरह फ्रीक्वेंसी जो है, तो फ्रीक्वेंसी चूंकि आप एनर्जी आपका कॉन्टिन्यूसली निकल रहा था, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी जो आपका फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है जो हर बार आपको इमिट करेगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब कॉन्टिन्यूस बोलने का मतलब है कि उसका हर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको मिलते चला जाएगा, उसमें डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी शुड भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। बट इन रियलिटी होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है ये डिस्क्रीट होता है, मतलब सारा वैल्यू नहीं होता, कुछ कुछ वैल्यू नहीं निकलता है। इसका डिस्क्रीट मतलब अगर मान लो 1 है तो अगला 2 होगा, अगला 3 होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, यानी बीच में गैप्स खाली रह जाएगा, यानी आपको सारा वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको सारा वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका सेकंड क्या हो सकता है, चलो इसका सेकंड ड्रॉबैक हो सकता है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ द इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी कॉन्टिन्यूसली द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम, जो आपको फोटोन का स्पेक्ट्रम मिलने वाला है शुड बी continuous, but the actual observed spectrum consists of well-defined lines of different frequency। मतलब आपका स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, तो अगर एनर्जी कॉन्टिन्यूस लूज होगा तो आपका स्पेक्ट्रम होना चाहिए था कॉन्टिन्यूस। बट होता क्या है कि जो आपको आप जो एक्चुअली आप मिलता है आपको होता है डिस्क्रीट, उसमें कुछ ही डिफरेंट फ्रिक्वेंसी अवेलेबल होता है, सारा फ्रिक्वेंसी उसमें नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर ये सारा फ्रिक्वेंसी अगर नहीं मिलेगा, यानी हमको कुछ ही फ्रिक्वेंसी मिल रहा है, इसका मतलब जो लॉस ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन जो करने वाला है इस मोशन में, तो कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा, और तो कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी आपका रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ये आपके पास दो एक्सेप्शन है रदरफोर्ड का, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे जो भी ड्रॉबैक है ना, इसको इसको आगे जो भी हम लोग मॉडल पढ़ने वाले हैं, चाहे बोर्ड्स पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें वहां भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है, आगे जो भी हम एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं उसका एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दिया हुआ है। इसका इसलिए मैं बोलता हूँ जो सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट था वो था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड जितनी चीजें एक्सप्लेन कर पाया, काफी चीजें एक्सप्लेन कर दिया था, और रदरफोर्ड से जो एक्सप्लेन नहीं हो पाया था वो एक्सप्लेनेशन दिया था बोर्स, ठीक है। तो बोर्स रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, तो उसके जितने भी ऑब्जर्वेशन थे
उसके लेके उसको थोड़ा सा आगे बस मतलब थोड़ा मूव करेगा, मतलब कुछ और एक्सप्लेनेशन दिया था, बट जहाँ जहाँ पर रदरफोर्ड फेल कर रहा है वहां पे बोस ही फेल करेगा। तो ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर नहीं कर पाया उसको बाकी एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो ये भी चीज आप दिमाग में सेट करना। तो रदरफोर्ड का एक काफी ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन है एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, अब ध्यान देना। बात क्या करते हैं चलो, तो हम लोग रदरफोर्ड एक्सप्लेन लोग समझ आ गया, उसका एडवांटेज क्या था समझ में आ गया, उसका डिसएडवांटेज क्या था हम लोग समझ में आ चुका है, तो डिमेरिट्स आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, तो डिमेरिट्स आपको यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, डिमेरिट क्या था। डू नॉट एक्सप्लेन मैक्सवेल थ्योरी। ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ मैक्सवेल थ्योरी को समझना है, यहाँ जाना है। अब पॉइंट आता है कि मान लेते हैं तेरे पास, तुम अल्फा पार्टिकल का यूज कर रहा था, तुम अल्फा पार्टिकल का यूज कर रहा था, तो अल्फा पार्टिकल आपका जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड फॉइल पर जब अटैक हो रहा है, मान लेते हैं गोल्ड का फॉइल है, गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल पे आपका जो अल्फा पार्टिकल है तो कितना पास अप्रोच करेगा। ठीक है, कितना पास तक मैक्सिमम अप्रोच कर सकता है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस होगा तो मैक्सिमम कितना पास आ सकता है। ठीक है, तो टॉपिक है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये समझो आप लोग। तो ध्यान देना, आप लोग को ये इसको समझने के लिए अब इसी को समझना है आपको कि आपका अल्फा पार्टिकल कितना क्लोज अप्रोच कर सकता है न्यूक्लियस को, कितना अप्रोच कर सकता है न्यूक्लियस को, तो इसी को ध्यान दोगे। यहाँ पे बेसिकली एक एनर्जी कंजर्वेशन है, जिसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली एनर्जी को हम कंजर्व करके इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल देखो, और आपसे पूछा जाए कि आप यहाँ से एक बॉल फेंक रहे हो। ठीक है, आप इस लेवल पे हो, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल को आप स्पीड दे दिए, बॉल को स्पीड दे दिए, मान लो उसको वी वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिए, वी वेलोसिटी ऊपर फेंको तो क्या है, ऊपर जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा रीच करेगा जहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा, जहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा, जीरो हो गया। अभी क्या होगा, तो बॉल वापस गिरना स्टार्ट करेगा, बॉल वापस क्या होगा, वापस गिरना स्टार्ट करेगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो इसका काइनेटिक एनर्जी है, जब वो बॉल रुक रहा है उस पॉइंट पे सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, यानी यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी अगर एक्स होगा, तो यहाँ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, चलो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी था वही ऊपर में क्या होगा, वहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी हम नीचे दे रहे थे वही का वही आपके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं कि हम जो काइनेटिक एनर्जी आपको दिए थे वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, चलो तो कन्वर्ट हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, ध्यान देना, तो ध्यान देना बच्चों लोग, हम लोग क्या सीखे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वही क्या हो रहा है, वही कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपका पोटेंशियल एनर्जी में। कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, चलो पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, जो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो तो हम क्या बोल सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी बॉटम में दिए थे वही क्या हो, टॉप में जाकर किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो आप सीखे ना वही को हम अप्लाई करेंगे अब यहाँ पे। तो जब हम बात करते हैं चार्ज का, तो आपको दो चीज समझ आना चाहिए। ध्यान देना, जब भी चार्ज का हम बात करते चलो, तो चार्ज में क्या होता है, चार्ज में तो बोलते हैं, तो चार्ज में दो चार्ज के बीच का अपना एक पोटेंशियल जो होता है, उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है, तो ध्यान देना, होता है कि Q1 Q2/R होता है इसका वैल्यू, और R क्या होता है, दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये होता है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, K Q1 Q2/R होगा। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, तो होता क्या है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, और आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, +2 होता है, यानी उसके दो चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है।
क्योंकि हम अल्फा पार्टिकल किसको बोले थे चलो, तो हीलियम जो एटम होता है, हीलियम एटम क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। उसके बाहर में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो न्यूक्लियस हो गया, उसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन भी है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो बनेगा He+2 बनेगा। और इसी को हम बोलते हैं इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल में चार्ज होता है +2, क्या होता है, चार्ज होता है +2। यानी 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, और वो पता है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, बस साइन क्या होगा, उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बस इतना को ध्यान देना है। अब ध्यान दे, आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज पॉजिटिव है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ये बस चार्ज को बताने के लिए है। अंदर में प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पर ई की तरह लिखे हैं, अगर चार्ज का जो वैल्यू है सेम है, मैग्नीट्यूड से यहाँ सेम। तो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से चलेगा तो होगा क्या, यहाँ पे इसका कुछ अपना स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, यानी उसका पास अपना एक काइनेटिक एनर्जी होने वाला है, उसका पास अपना एक काइनेटिक एनर्जी होने वाला है। ठीक है, अब जब अल्फा पार्टिकल जब इसके न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, तो न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा तो ध्यान देना कि यहाँ से जैसे जैसे मूव करेगा तो इसके पास एक रिपल्सन फोर्स आना चालू हुआ, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस में चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ भी चार्ज क्या पॉजिटिव है, तो आपस में क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल्सन मिलेगा तो क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। हम एज्यूम करें कि इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, आपका अल्फा पार्टिकल स्टॉप कर जाएगा। रिपल्सन फोर्स जितना रेडियस छोटा होता चला जाएगा, उतना ही क्या होगा, रिपल्सन फोर्स क्या बढ़ेगा। अगर आप फोर्स और रिपल्सन का वैल्यू की बात करते हो, तो दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चलो, तो फोर्स का वैल्यू होता है K-Q1 Q2/r² होता है। K-Q1 Q2/r² होता है। ठीक, ये जो वैल्यू होता है, तो अगर आपका आर अगर 0 की तरह टेंड करेगा, तो जो फोर्स का वैल्यू हो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब फोर्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे तुम्हारा पार्टिकल पास आएगा, उसका फोर्स का वैल्यू क्या बढ़ना स्टार्ट करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे क्या होगा, इतना फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि पार्टिकल रुक जाएगा। क्या होगा, पार्टिकल स्टॉप कर जाएगा। तो हम क्या जूम कर रहे हैं कि न्यूक्लियस से बी डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे बी वैल्यू, स्मॉल बी हम वैल्यू लिए हुए हैं, इस डिस्टेंस पे आके आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो स्टॉप कर जाएगा। यानी उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, यानी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे जो, इस पॉइंट पे जो, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी था, वो इस पॉइंट पे आके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें, तो आपका जो काइनेटिक का वैल्यू है किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, चलो, कन्वर्ट हो जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपके पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, चलो, वो कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपके पोटेंशियल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो भी यही तो हम बात करेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन का अगर हम यूज करें, क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है हाफ हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी अल्फा का स्क्वायर, यानी अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। इक्वल टू पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को आप देखो, यहाँ पे इसको आपको देखना है, इसको देखो आप। यहाँ पे क्या है, K-Q1 Q2/r है। तो मान लेते हैं कि जब इसका स्पीड 0 हो चुका है, जिस पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, स्मॉल बी बोला गया। स्मॉल बी पॉइंट पे आके आपका जो अल्फा पार्टिकल स्टॉप कर जा रहा है, तो उसको हम डालेंगे तो यहाँ पे के हो जाएगा। न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, Ze, जेड प्रोटॉन, Ze हो गया। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e। 2 प्रोटॉन मतलब 2e, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव और 2e उसका मैग्नीट्यूड। तो हम बात करें मैग्नीट्यूड का, तो जेड प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, दो प्रोटॉन। तो Ze/2e/b, b क्या होगा, डिस्टेंस जो हम जूम कर रहे हैं। तो आपका जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, 2k Ze² डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय b होगा। और लेफ्ट में क्या है, हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आप अगर देखोगे तो ध्यान देना, तो यहाँ तक हम समझ में आ चुका है।
ठीक है, तो अब देखोगे ध्यान से तो चलो, यहाँ पे अगर हम बी का बात करते हैं तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको अरेंज कर लो तो आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा। ये आपका बी का वैल्यू हो गया, तो बी क्या था, बी था क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, यानी आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कितना सबसे क्लोज जा सकता है, तो ऐसे निकल सकता है। यहाँ देखोगे इस इक्वेशन में ऊपर में 4 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, जेड जो एटम पे डिपेंड करता है, और फिर क्या है, प्रोटॉन का चार्ज का स्क्वायर, प्रोटॉन के चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं जो बी होता है, बी प्रोपोर्शनल टू होता है जेड, यानी जितना आपका जेड ज्यादा हाई होगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन सिस्टम में ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, उसका बी क्या होगा, बी ज्यादा होगा, लार्जर डिस्टेंस पे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल स्टॉप करेगा, क्योंकि रिपल्सन का फोर्स का वैल्यू क्या होगा, हाई रहेगा। और जितना आप तेज फेंकोगे, जितना उसको एनर्जेटिक पार्टिकल होगा, तो जिस अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ज्यादा पास तक पहुंच सकता है। तो यहाँ समझाया हुआ है कि उसका स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्पीड का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसको ऐसा बोल सकते हो, जितना पार्टिकल का आपको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा दोगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, आपका जो बी है, यानी जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू लो होते चला जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, चलो लो होते जाएगा, ठीक। तो ये डिपेंडेंस होगा, तो आपको ये फॉर्मूला, ठीक है, कभी कभी ये पूछेगा फॉर्मूला, बट आपको ज्यादा उस डिपेंडेंस से फर्क पड़ेगा, तो आपको डिपेंडेंस ज्यादा याद होना चाहिए, किस पे कैसे डिपेंड करने वाला है वैल्यू, ठीक है। इवन आपको जब अगर सिचुएशन होगा तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, ड्राइवेशन 2 लाइन का है तो बड़ा ड्राइवेशन तो है नहीं, बस आपको एनर्जी कंजर्वेशन को सोच के प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस को अप्रोच को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना कि हम लास्ट क्लास में हम लोग बात भी कर रहे थे कि अगर मान लेते हैं गोल्ड गोल्ड को अगर रिप्लेस कर दे, यानी गोल्ड के फॉल के बदले हम एल्यूमिनियम फॉल को डाल दें, एल्यूमिनियम फॉल को डाल दें, तो गोल्ड का जो जेड होता है 97, यानी इसमें 97 प्रोटॉन होता है, तो एल्यूमिनियम का जेड कितना होता है, तो होता है 13। अगर प्रोटॉन का नंबर घटेगा तो क्या होगा, जो अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस के बहुत पास आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो पल्स फोर्स घट जाएगा, हो सकता है इसे टकरा के निकल हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या बोले थे कि अगर आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को अच्छे से करना है, तो उस केस में हम लोग का जो जेड होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी चाहे वो डेविएशन हो, चाहे वो रिकॉल बैक हो, ठीक है, वो तभी फिजिबल है जब रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर एल्यूमिनियम को करोगे तो मे बी आपको जो ऑब्जर्वेशन है, जो रदरफोर्ड जो देखा था गोल्ड फॉल में, नहीं दिखे, मतलब जो चार जो अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस जो जो पास से जो डेविएशन शो कर रहा था, ये डेविएशन शायद आपको एल्यूमिनियम में ना दिखे, ठीक है। तो गोल्ड को यूज करने के पीछे लॉजिक आप ये बोल सकते हैं, जितना आपका टोमी नंबर हाई होगा, उतना ही ज्यादा आपका जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसका जो भी ऑब्जर्वेशन होता है आप अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कवर कर लिए, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस को अप्रोच भी हम लोग का कवर हो चुका है टॉपिक, ठीक है।